बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद आपको। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दो हिस्से हैं इस चैप्टर में। पहले हिस्से के अंदर हम लाइट के नेचर को स्टडी करेंगे कि लाइट का नेचर एग्जैक्टली है क्या। क्या लाइट पार्टिकल से बनी हुई है या लाइट जो है वो वेव से बनी हुई है। ठीक है, इस नेचर को स्टडी करते हैं पहले हिस्से में। और फिर दूसरे हिस्से के अंदर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, और इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो पहले लाइट के नेचर की स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा सा लाइट के हवाले से पता होना चाहिए। तो मैंने लाइट के हवाले से आपको बताया था कि लाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म होती है। एनर्जी आपने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी ऐसी चीज़ें होती हैं कायनात में जिनके अंदर वर्क करने की एबिलिटी होती है। ये वर्क करने की सलाहियत होती है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी दोगे तो उसके अंदर वर्क पैदा हो जाता है। तो एनर्जी के अंदर वर्क करने की सलाहियत होती है। आपकी कायनात में एनर्जी कई शक्लों के अंदर आपको मिलती है। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, हीट एनर्जी है और साउंड एनर्जी है। इसी तरीके से लाइट भी एक एनर्जी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट में भी एक एनर्जी होती है। लाइट एक एनर्जी है। लाइट के अंदर काम करने की, वर्क करने की एबिलिटी होती है। और इस लाइट को पौधा जो है, आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है, पौधा जो है इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। तो एनर्जी की ये भी एक क्वालिटी होती है कि एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि लाइट प्लांट जो है वो लाइट को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, लिहाजा लाइट भी एक एनर्जी हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो लाइट एक एनर्जी होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। यही वजह है कि पिछले दो चैप्टरों में, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, जब भी हमने लाइट को ड्रॉ किया है तो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में हमने ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो, याद होगा आपको, लेंसेज के अंदर हमने जब रे डायग्राम बनाई थी तो हमेशा हम लाइट को ऐसे ड्रॉ कर रहे होते थे कि ये लेंस है, और लाइट हम ऐसे स्ट्रेट लेके जा रहे होते थे, ऐसे स्ट्रेट लाइन से। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कोई आड़ा टेढ़ा पाथ नहीं होता। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आपकी दुनिया में, आपकी कायनात में, आपकी कायनात नहीं, खैर आपकी दुनिया में जो लाइट का मेजर सोर्स है वो सूरज है। सूरज आपको जो है आपकी लाइट प्रोवाइड कर रहा है। मेजर लाइट आपको सूरज से मिल रही होती है। लाइट के काम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि लाइट से हम ना सिर्फ देखने, विजन, चीज़ों को देखने के लिए लाइट एक अहम चीज़ है, बल्कि आपका जो इकोसिस्टम होता है उसको भी मेंटेन करने में लाइट अहम किरदार अदा कर रही है। बताया है आपको कि पौधे जो है वो लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी इनके फूड में स्टोर हो जाती है। फिर यही फूड एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। तो अगर आप लाइट हटा दोगे तो ना पौधा खाना बना पाएगा, ना एनिमल्स को खाना मिलेगा, पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। लाइट की रफ्तार के हवाले से मैंने आपको बताया कि लाइट की रफ्तार हवा या वैक्यूम में, वैक्यूम कहते हैं जब कोई मीडियम ना हो, तो लाइट की जो वेलोसिटी है वैक्यूम में वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट की रफ्तार है। जबकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की रफ्तार जो है वो इस वैल्यू से कम हो जाती है। तो हवा के अंदर या वैक्यूम के अंदर लाइट की रफ्तार सबसे ज़्यादा है, 3 × 10⁸ आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक ये रफ्तार जो है ये सिर्फ लाइट की ही मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, बल्कि कायनात की भी मैक्सिमम वेलोसिटी। कोई भी चीज़ इस रफ्तार से ज़्यादा अचीव नहीं कर सकती। ठीक है, ये लाइट के हवाले से कुछ बात थी। उसके बाद हमने लाइट के कुछ प्रोसेस देखे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन समेत बहुत सारे प्रोसेस मैंने आपको बताए। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट अगर एक मिरर से टकराती है तो लाइट वापस अपने उसी मीडियम में मुड़ जाएगी जिस मीडियम में वो थी, यानी कि टकराकर वापस मुड़ जाना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि वाटर हो गया, इससे अगर लाइट टकराती है तो लाइट इस मीडियम में एंटर हो जाती है, मुड़ती नहीं है बल्कि एंटर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन आपको बताया मैंने। एब्जॉर्प्शन के हवाले से मैंने आपको बताया कि आपकी ये जो व्हाइट लाइट होती है, जो सूरज से आ रही है, जो बल्ब से आ रही है, जिसको हम ऑर्डिनरी लाइट भी कहते हैं, ये एक लाइट नहीं है, एक्चुअल में ये 7 लाइटों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी 7 लाइट है जी? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 लाइटें मिलके आपकी ये व्हाइट लाइट बना रही होती है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कलर नजर आता है बिकॉज ऑफ द फिनोमिना एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की वजह से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर नजर आता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है तो ये आपको ग्रीन क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि जब इस पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो व्हाइट लाइट की 7 में से 6 लाइटें ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कौन सी? इंडिगो, ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 6 लाइटें एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ग्रीन नहीं कर पाता। और ग्रीन जो है इस ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और वो ग्रीन लाइट जब आपकी आंखों में जाती है तो आपको ये ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रीन नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें से खाली ग्रीन लाइट निकल रही है।
तो इस फिनोमिना को आप कहते हो एब्जॉर्प्शन। इसमें आपकी ये दोनों फिनोमिना हो रहे हैं, ये वाला भी हो रहा है जी, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, लाइट एंटर हो रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, 6 लाइट एंटर हो गई, और ये वाला फिनोमिना भी हो रहा है रिफ्लेक्शन, ग्रीन लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर डिस्पर्जन आपको बताया था कि अगर आप एक वाइट लाइट को प्रिज्म में से निकालते हैं तो व्हाइट लाइट की जो 7 लाइटें हैं इनके दरमियान फासले बढ़ जाते हैं और ये सातों लाइटें अलग अलग हो जाती हैं, और आपको सामने अगर स्क्रीन लगाएं तो सामने आपको ये सातों लाइटें 7 कलर्स नजर आ रहे होते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। फिर इंटरफेरेंस आपको बताया था। इंटरफेरेंस की खास बात होती है कि ये जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना है ये वेव के अंदर पाया जाता है। जिस जिस चीज़ में भी हमें इंटरफेरेंस का फिनोमिना नजर आता है हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि वो वेव है। इंटरफेरेंस का फिनोमिना क्या होता है कि अगर दो वेव एक ही जगह एक ही वक्त से गुजर रही होती हैं तो फिर वो दोनों वेव मिलकर एक नई वेव बनाती हैं। तो वो दोनों वेव खत्म हो जाएंगी, ओरिजिनल वेव खत्म हो जाती है और आपको एक नई वेव मिलती है जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेव। ठीक है, अब ये दो आपकी वेव है जी, एक रेड कलर की एक ब्लैक कलर की, ये एक ही जगह एक ही वक्त से गुजर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर कर लेंगी, एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और आपको एक नई वेव मिलेगी जिसको आप कहोगे रिजल्टेंट वेव। इस फिनोमिना को आप कहते हो इंटरफेरेंस। दो किस्म का इंटरफेरेंस होता है, एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव, एक कहलाता है डिस्ट्रक्टिव। अगर दोनों वेव ऐसे हैं कि एक दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट एक ही जगह पर है, ट्रफ ट्रफ एक ही जगह पर है, तो जो रिजल्टेंट वेव है वो दोनों वेव से बड़ी होती है। इस फिनोमिना को आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, अगर दोनों वेव इस तरह गुजर रही है कि एक का क्रेस्ट है तो उस जगह पर दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा हो, ठीक है, अपोजिट हो रही होती है, एक ऊपर है तो दूसरी नीचे। तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों वेव जब मिलकर रिजल्टेंट वेव बनाएंगे तो रिजल्टेंट वेव बड़ी छोटी होती है, उनका एम्पलीट्यूड दोनों वेव से छोटा होता है। इस फिनोमिना को आप कहते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना आपको वेव में मिलता है, साउंड में मिलेगा आपको, साउंड में इंटरफेरेंस होगा, वेव में होता है, वाटर में इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो जिन चीज़ों में इंटरफेरेंस होता है हम कहते हैं कि वो वेव है, और लाइट में इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है, लाइट भी इंटरफेरेंस करती है। जब दो लाइटें एक जगह से, मिसाल के तौर पे दो रेड लाइट, दो लाल कलर की लाइट अगर एक ही जगह से एक ही वक्त से गुजर रही होंगी ना, तो वो दोनों रेड लाइट एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर कर जाएंगी और आपको नतीजा एक नई लाइट वेव मिलेगी। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो नई रिजल्टेंट लाइट वेव होगी ना उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, उसका स्पॉट बड़ा आ रहा होगा, वो लाल लाइट और ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही होगी। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये दोनों लाल लाइटें खत्म हो जाएंगी और आपको वहाँ पे काला धब्बा नजर आएगा। ठीक है, तो लाइट के अंदर भी इंटरफेरेंस होता है। तो जब लाइट के अंदर इंटरफेरेंस का फिनोमेना नोट किया गया ना, आगे एक एक्सपेरिमेंट था, थॉमस यंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले लाइट में इंटरफेरेंस को देखा था। तो जब उसने इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया ना लाइट के अंदर, तो फिर दिमाग घूम गए लोगों के। क्यों? क्योंकि भाई इंटरफेरेंस तो वेव में होता है, इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि लाइट अगर इंटरफेरेंस शो कर रही है तो इसका मतलब है लाइट एक वेव हो जाती है। ठीक है, तो थॉमस यंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसको फिजिक्स के अंदर बहुत ही अहमियत हासिल है, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम आपको बताया कि लाइट एक वेव है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था उसने। उसके बाद एक और फिनोमेना मैंने आपको बताया, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कहते हैं मुड़ने को, वेव में होता है ये भी इंटरफेरेंस की तरह। ये वाला फिनोमेना भी खाली वेव में होता है, पार्टिकल्स में नहीं होता। पार्टिकल्स किनारों से टकरा के मुड़ते नहीं है, किनारों से टकरा के वापस उसी यानी रिफ्लेक्शन हो जाती है। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास जो वेव्स होती हैं ये किनारे से टकराती हैं तो मुड़ जाती हैं। इस फिनोमेना को आप कहते हो डिफ्रैक्शन। ये आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं कि देखें, स्ट्रेट वेव्स आ रही थी आपके पास, किनारे से टकराई और ये मुड़ गई। और अगर हम लाइन्स के तौर पे बनाए तो देखें, ये स्ट्रेट वेव्स आ रही थी, किनारे से टकराई, बैंड हो गई, मुड़ गई। इस फिनोमेना को आप कहते हो डिफ्रैक्शन। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, साउंड के अंदर डिफ्रैक्शन होता है। एक दीवार की आड़ में अगर कोई शख्स खड़ा हुआ होता है, यहाँ पर कोई शख्स खड़ा हुआ हो और बंदा यहाँ पर बोले, इस शख्स को आवाज़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो साउंड वेव है किनारे से टकरा के मुड़ गई और मुड़ने की वजह से उस शख्स को आवाज़ आ रही है। पार्टिकल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। बुलेट अगर आपकी यूँ आ रही हो तो किनारे से टकरा के बुलेट ऐसे नहीं जाएगी, या तो बुलेट जो है इस दीवार में घुस जाएगी या वापस मुड़ जाएगी, ऐसे बैंड नहीं होती है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी वेव में होता है और पार्टिकल्स में नहीं होता। लाइट के अंदर भी डिफ्रैक्शन नोट किया गया। फ्रेस्नेल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम लाइट में जब डिफ्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया तो पता चला जी कि लाइट भी एक वेव है। तो ये दो फिनोमेना है, एक इंटरफेरेंस और एक डिफ्रैक्शन, दोनों लाइट के अंदर होते हैं और दोनों इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लाइट जो है वो एक वेव है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक और फिनोमेना बताया लाइट का, इसको आप कहते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी डिटेल आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, बहुत यानी कि 2 साल बाद आप जाके पढ़ोगे, लेकिन हल्का सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास सोलर पैनल, जो खास किस्म का मटेरियल होता है, अगर हमारे पास सोलर पैनल से लाइट टकराती है तो लाइट उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा देती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है।
ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के जरिए फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। इस फिनोमिना को आप कहते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिस चीज़ में होता है वो हमें पार्टिकल्स लगता है। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हमें लगता है कि लाइट एक पार्टिकल है, क्योंकि बॉल से बॉल टकराएगी तो बॉल आपकी मूव करेगी। अगर हम आवाज़ के जरिए आवाज़ मैं अगर एक बॉल पर टकराऊंगा तो आवाज़ या वेव के जरिए बॉल मूव नहीं करती। तो यहाँ अगर आप लाइट को एक बॉल नुमा पार्टिकल समझ लो तो फिर समझ में आएगा कि हाँ जी, बॉल से इलेक्ट्रॉन टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। लेकिन अगर हम लाइट को आवाज़ की तरह वेव माने तो फिर वेव इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के इस इलेक्ट्रॉन को निकाल कैसे रही, ये समझ में नहीं आता। तो तीन खास करके ये तीन फिनोमेना जरा नोट डाउन कर लिएगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन साबित कर रही है कि लाइट वेव है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक साबित कर रहा है लाइट एक पार्टिकल है। दिमाग घूम रहा है। अगर लाइट वेव है तो चले इंटरफेरेंस सही होता है, डिफ्रैक्शन सही होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है? और अगर लाइट पार्टिकल है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो रहा है, चले ठीक है, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? ये अजीब बात हो गई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है यहाँ पर बात। फिर हम आते हैं, हमने ये लाइट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया, लाइट के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने देखा लाइट के नेचर को। हम तो असल चीज़ हमें क्या पढ़नी है, नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट को नेचर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी हमारे पास न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, फिर वेव थ्योरी है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, काफ़ी थ्योरीज है। हर थ्योरी ने लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बहरहाल बहस क्या है कि लाइट पार्टिकल्स है या लाइट वेव है, ये बहस है। अगर लाइट पार्टिकल है तो पार्टिकल्स जो होता है उसको हम कहते हैं मैटर। जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पार्टिकल है, बॉल एक पार्टिकल है। पार्टिकल को हम मैटर मानते हैं। पार्टिकल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको आप छू सको, जिसका वजन हो, जो जगह हो, और वो मैटर होता है। तो अगर हम लाइट को पार्टिकल कहेंगे तो इसका मतलब है लाइट जो है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसका कुछ ना कुछ मास होगा। और अगर हम लाइट को वेव कहेंगे तो वेव जो होता है, हमें पता है वेव का कोई मास नहीं होता। वेव दरअसल एनर्जी को कैरी करने की वो मैकेनिज्म होता है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह वेव के जरिए जारी होती है। तो वेव में सिर्फ एनर्जी होती है, मास नहीं होता। तो नेचर ऑफ लाइट के हवाले से जो बहस थी वो ये थी कि लाइट क्या है, क्या लाइट पार्टिकल से बनी हुई है या लाइट वेव है। अगर लाइट को मैं पार्टिकल कहूँगा तो इसका मतलब है लाइट का कुछ ना कुछ वजन होगा, पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी उसमें। और अगर लाइट को मैं वेव कहूँगा तो इसका मतलब है लाइट में एनर्जी होगी, उसका कोई वजन नहीं होगा, और वेव वाली प्रॉपर्टीज उसमें होंगी। ठीक है, तो ये दो किस्म के समझ लो आप डिविजन्स थी। कुछ लोग कहते थे लाइट पार्टिकल्स है, कुछ लोग कहते थे लाइट वेव है। तो आप थ्योरीज के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हमारे पास नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आती है वो है न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। सर आइजैक न्यूटन ने ये पेश की थी 16th सेंचुरी के अंदर। सबसे पहली थ्योरी है जिसने लाइट को एक्सप्लेन करने की, लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन की इस थ्योरी के मुताबिक लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। वर्ड नोट कर लिएगा, पार्टिकल्स। लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसेल्स। सर आइजैक न्यूटन जो है वो इस बात को मानते थे। वो कहते थे कि लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल्स से बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और उन पार्टिकल्स का नाम उसने रखा था कॉर्पसेल्स। ठीक है, यानी वो ये कहते थे कि अगर आपके पास ये मोमबत्ती है और इसमें से लाइट निकल रही है तो एक्चुअल में इसमें से छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, छोटे छोटे से ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं। इन पार्टिकल्स का नाम रखा था उसने कॉर्पसेल्स, और ये पार्टिकल्स मिलकर आपकी लाइट बनाते हैं। तो लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो सर आइजैक न्यूटन लाइट को वेव नहीं मानता था, वो लाइट को पार्टिकल्स से बनी हुई मानता था। कहता था छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, वही लाइट वाली स्पीड 3 × 10⁸ और इन पार्टिकल्स का नाम उसने रखा था कॉर्पसेल्स। बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे होते हैं, बहुत कम मास होता है, बहरहाल होता है, और बहुत कम मास होता है, और कॉर्पसेल्स इसका नाम रखा था। वो ये कहता था मजीद आगे अपनी इस थ्योरी में कि इन कॉर्पसेल्स के साइज डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से लाइट का कलर बनता है। यानी अगर रेड लाइट है तो उसके कॉर्पसेल्स का साइज वाइट ब्लू लाइट के कॉर्पसेल्स के साइज से डिफरेंट होगा। अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, कॉर्पसेल्स में बड़े बड़े हैं, तो वो एक ब्लू कलर की लाइट बना देगी। छोटे छोटे कॉर्पसेल्स हैं तो वो रेड कलर की लाइट बना देगी। तो यूं इसने कॉर्पसेल्स के जरिए लाइट के कलर को एक्सप्लेन किया। लोग कहते थे ना यार, अगर लाइट पार्टिकल से बनी है तो फिर ये लाइट के अलग अलग कलर क्यों है? तो उसने इसका जवाब दिया कि लाइट के अलग अलग कॉर्पसेल्स होते हैं। लाइट ब्लू लाइट है, उसके कॉर्पसेल्स का साइज थोड़ा छोटा होगा, रेड लाइट है, उसके कॉर्पसेल्स का साइज थोड़ा डिफरेंट होगा, तो इस वजह से लाइट का कलर होता है। फिर उसने प्रिडिक्शन दी, 2-3 प्रिडिक्शन, यानी कि उसने 2-4 नई बातें करी। उसने कहा जी कि लाइट की रफ्तार जो है ना, अच्छा हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा है कि लाइट की रफ्तार वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸, जबकि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की रफ्तार कम हो जाती है। ये तो हम अभी जानते हैं, उस जमाने में थोड़ी जानते थे।
तो उस जमाने में न्यूटन ने उल्टी बात करी थी। उस वक्त तो इतनी यानी कि रिसर्च भी नहीं की हुई थी। तो न्यूटन ने एक प्रिडिक्शन दी, वो ये कि लाइट की रफ्तार सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा हो जाती है, हवा में यानी कि कम है। वैक्यूम में लाइट की रफ्तार कम होती है, सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा। इसकी वजह क्या पेश की उसने कि आपके ये जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स इन कॉर्पोसेल्स को अट्रैक्ट करके इनकी वेलोसिटी बढ़ा देते हैं। ये तो इसका ही लॉ था ना कि दो पार्टिकल्स, इसका न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 में, कि दो बॉल्स अगर हैं हमारे पास तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये तो हमने पढ़ा है चैप्टर 7, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो वो यही कहता था कि अगर आपके पास सपोज करें जी ये एक सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड का मतलब हो गया इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे क्लोज मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जब लाइट का कॉर्पस सेल्स इस सॉलिड के करीब आएगा तो ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। वही न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अट्रैक्ट करने की वजह से इसको फोर्स मिलेगी कॉर्पस सेल्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स की वजह से इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो जब ये कॉर्पस सेल सॉलिड में आएगा तो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करके इसकी रफ्तार को बढ़ा देंगे। तो वो ये एक प्रिडिक्शन देता था, ये एक प्रिडिक्शन देता था क्या, कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की रफ्तार ज्यादा होती है। वैक्यूम में चूंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं लिहाजा कॉर्पोसेल्स को अट्रैक्शन की फोर्स नहीं मिलती, इसलिए उसकी रफ्तार कम होती है। बहरहाल ये वाली बात आगे जाके इसकी गलत हो जाएगी, तभी मैंने क्रॉस लगाया हुआ। ये वाली बात इसकी गलत हो जाएगी और ये प्रिडिक्शन इसकी गलत हो जाती है। ये बात गलत है कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की रफ्तार ज्यादा होती है, नहीं, कम होती है। ठीक है, तो ये इसकी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी थी। मोटे मोटे 3-4 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कहता था लाइट पार्टिकल से बनी हुई, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई, जिनका नाम है कॉर्पोसेल्स। दूसरा पॉइंट, इन कॉर्पोसेल्स का साइज डिफरेंट होता है जिसकी वजह से लाइट का कलर बनता है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, बहुत ज्यादा रफ्तार होती है। हवा के अंदर इनकी रफ्तार बहरहाल कम होती है, सॉलिड लिक्विड के अंदर इनकी रफ्तार ज्यादा होती है। अब अगर आप पार्टिकल्स को ले लो, पार्टिकल्स को जहन में लो, तो आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा। जैसे बॉल दीवार से टकराती है ऐसे ये कॉर्पोसेल्स दीवार के टकरा जाते हैं। इसी तरह आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा कि पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करके इन कॉर्पोसेल्स को अंदर ले आते हैं। डिस्पर्जन समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, पानी एंटर हो गया, कुछ मुड़ गए, सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। लेकिन वही इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन समझ में नहीं आएगा, ये दो, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो है, कहाँ गई है, हाँ, तो दो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। एक इंटरफेरेंस एक्सप्लेन नहीं होता इस थ्योरी से, और एक डिफ्रैक्शन, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं होते इस थ्योरी से, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पार्टिकल्स में नहीं होता, कॉर्पोसेल्स में नहीं हो सकता। तो इसका इसका जवाब न्यूटन के पास नहीं था। हाँ, बाकी सारे रिफ्लेक्शन भी है, आप जो है इस पार्टिकल को लाइट मानो तो रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो जाएगा, सब एक्सप्लेन हो जाएंगे। सिर्फ ये दो फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों फिनोमेना सिर्फ वेव में होते, पार्टिकल्स में नहीं होते। ठीक है, तो ये थी न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। उसके बाद इसी के साथ साथ एक और थ्योरी, उसी जमाने में एक और थ्योरी पेश की गई जिसको हम कहते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और ये पेश की थी क्रिश्चियन हाइजिन ने, ह्यूगन कहते हैं इसको। ठीक है, ये न्यूटन ही के दौर में पेश की गई थी। क्रिश्चियन ह्यूगन ने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और इसने बिल्कुल अपोजिट बात करी। इसने कहा लाइट इज अ वेव, लाइट एक वेव है, यानी कि ये मानता था, ये कहता था कि ये न्यूटन जो है वो लाइट को पार्टिकल मानता था, जबकि क्रिश्चियन ह्यूगन जो है वो लाइट को वेव मानता था। दोनों की अलग अलग बातें हो गई, एक कह रहा है ईस्ट, एक कह रहा है वेस्ट। अब क्रिश्चियन ह्यूगन की थ्योरी पढ़े तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या है जी, क्रिश्चियन ह्यूगन ने पेश की थी। इनके मुताबिक लाइट वेव से बनी हुई है, लाइट पार्टिकल से नहीं बनी हुई। लाइट का कोई मास नहीं होता, लाइट में सिर्फ एनर्जी होती है, लाइट हैज ओनली एनर्जी, क्योंकि ये वेव है, ये पार्टिकल से नहीं बनी हुई। और दूसरी इसने जो प्रोडक्शन दी वो ये कि लाइट के अंदर, वही न्यूटन से अपोजिट बात, कि लाइट की रफ्तार वैक्यूम में ज्यादा होती है, सॉलिड लिक्विड के अंदर कम होती है। ठीक है, तो इसने बिल्कुल दो बातें करी, दो बातें करी। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन यहाँ लिखते हैं और क्रिश्चियन ह्यूगन यहाँ पर। ठीक है जी, तो न्यूटन कहता था लाइट जो है वो पार्टिकल्स से बनी हुई है जिनका नाम है कॉर्पसेल्स, जबकि क्रिश्चियन ह्यूगन क्या कहता था कि लाइट पार्टिकल से नहीं बनी हुई बल्कि लाइट एक वेव है। फिर न्यूटन क्या कहता था कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, जबकि ये क्या कहता था, नहीं जी, सॉरी, कम नहीं, ज़्यादा। न्यूटन कहता था कि ज़्यादा हो जाती है सॉलिड और लिक्विड में अट्रैक्शन की वजह से, जबकि क्रिश्चियन ह्यूगन क्या कहता था, सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की रफ्तार कम हो जाती है। दोनों ने अलग अलग बातें करी। ठीक है जी, तो ये क्रिश्चियन ह्यूगन की थ्योरी है कि लाइट इज अ वेव,
लाइट के अंदर कोई मास नहीं होता, सिर्फ एनर्जी होती है। लाइट की रफ्तार हवा में या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा है, जबकि सॉलिड और लिक्विड में इसकी रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब हम अगर न्यूटन की थ्योरी से देखते हैं लाइट को, तो इंटरफेरेंस एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन नहीं हो रहा था और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, बाकी सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो रहे हैं। इसी तरह क्रिश्चियन ह्यूगन की थ्योरी को अगर हम ध्यान में रखें तो रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड में भी होता है, लिहाजा लाइट में भी हो गया, दोनों वेव है। रिफ्लेक्शन भी जो है होता है वेव में, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, सारे फिनोमिना एक्सप्लेन होंगे, इवन के इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन हो जाएगा, क्योंकि क्रिश्चियन ह्यूजन लाइट को वेव मानता था, इंटरफेरेंस वेव का फिनोमिना है। क्रिश्चियन ह्यूजन लाइट को वेव मानता था, डिफ्लेक्शन वेव का फिनोमिना है। क्रिश्चियन ह्यूजन की थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होता, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल्स का होता है और ये वेव है। ठीक है, तो ये दोनों की थ्योरी का समरी हो गई। न्यूटन क्या कहता था, लाइट पार्टिकल से बनी हुई है। क्रिश्चियन ह्यूजन क्या कहता था, लाइट वेव से बनी हुई है। दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। न्यूटन कहता था सॉलिड लिक्विड में लाइट की रफ्तार ज्यादा है, क्रिश्चियन ह्यूजन कहता था सॉलिड लिक्विड में लाइट की रफ्तार कम है। न्यूटन की थ्योरी से अगर हम देखें लाइट को, तो लाइट का इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हो रहा, जबकि क्रिश्चियन ह्यूजन की थ्योरी को अगर हम माने तो लाइट का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा, बाकी सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। अभी इनकी इसकी फॉल्ट मैं आपको बताता हूँ आगे। अब हम मजीद आगे बढ़े तो पहले तो ये गंदगी हटाऊं। हाँ, अच्छा, अब उस जमाने में मैंने आपको बताया ना, जब क्रिश्चियन ह्यूजन 1600 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो उस जमाने में वेव खाली एक ही किस्म की मानी जाती थी। कौन सी? मैकेनिकल वेव, यानी वो वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। हमने पढ़ा है चैप्टर उसमें 12 में, वेव वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दो किस्म की वेव होती हैं, एक कहलाती है मैकेनिकल वेव, एक कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में सॉलिड, लिक्विड या गैस की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती हैं जिनको बगैर मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है, उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इस दौर में, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, क्रिश्चियन ह्यूजन दौर की, उस जमाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर नहीं हुई, तो सिर्फ एक ही किस्म की वेव मानी जाती थी, मैकेनिकल वेव। तो लोग कहते थे कि वेव जो है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो अब क्रिश्चियन ह्यूजन लाइट को वेव मान रहा था, तो लोगों ने ये सवाल किया, भाई अगर लाइट वेव है तो फिर बताओ सूरज से अर्थ तक लाइट कैसे आ रही है, क्योंकि सूरज और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो फिर ये लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? अगर आप लाइट वेव कहते हो, क्रिश्चियन ह्यूजन लाइट को वेव कहता था, तो लोग कहते थे अगर लाइट वेव है तो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, तो सूरज और अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम नहीं है, तो फिर सूरज से रोशनी कैसे आ रही है? तो इसका जवाब इसने ये दिया था कि सूरज और अर्थ के बीच में एक मीडियम मौजूद है हाइपोथेटिकल मीडियम रखा, उसने नाम रखा उसका ईथर। उस जमाने में जब जाहिर बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर नहीं करी, तो कौन ऊपर गया हुआ? कोई ऊपर नहीं गया हुआ था, किसी ने आपकी अर्थ से बाहर निकल के रिसर्च नहीं करी थी, जिसने सिर्फ तुक्का लगाया था, एक गैस किया था, जिसने कहा नहीं भाई लाइट वेव है और सूरज और अर्थ के बीच में एक मीडियम है, इसका नाम है ईथर। हमने अभी उसको देखा नहीं है, हम जाएंगे हमें नहीं मिल जाएगा ऊपर। तो सूरज और अर्थ के बीच में एक मीडियम भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं ईथर, और उस ईथर की वजह से सूरज से रोशनी ट्रेवल करके अर्थ तक आ रही है। ये उसने उस वक्त लोगों को शांत किया, उस वक्त उस लोगों को ठंडा किया। तो ये थी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मोटे मोटे क्या क्या पॉइंट है इसमें, कि लाइट एक वेव है, लाइट की रफ्तार सॉलिड और लिक्विड में कम हो जाती है, और सूरज और अर्थ के बीच में एक मीडियम मौजूद है ईथर, और उस मीडियम की मदद से सूरज से लाइट यहाँ आ रही है। इस थ्योरी को अगर हम देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो रहा है। यहाँ तक तो आई होप बात समझ में आ गई। फिर आगे जाके अब जाहिर बात है कि इनमें बहुत सारी बातें तुक्के आएंगे, प्रिडिक्शंस हैं जी इन दोनों थ्योरीज में। न्यूटन की क्या प्रिडिक्शन है जी, कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की रफ्तार ज्यादा होती है, ये इसकी प्रिडिक्शन थी। अभी एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे, पता चल जाएगा सही है कि गलत है। जबकि क्रिश्चियन ह्यूजन की थ्योरी के अंदर क्या प्रिडिक्शन है, एक यही कि लाइट की रफ्तार सॉलिड और लिक्विड के अंदर कम है, और एक क्या, ईथर वाली प्रिडिक्शन, कि सूरज और अर्थ के बीच में एक मीडियम है जिसको आपने नाम दिया हुआ ईथर। ये उस जमाने में थ्योरीज पेश की जाती थी, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे। आगे जाके एक्सपेरिमेंटली इनकी बातों को सही या गलत साबित किया जाता था। तो अब ये दो थ्योरीज थी। फिर आगे जाके अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया फुकॉल्ट ने। फुकॉल्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने ये बात साबित करी कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की रफ्तार कम होती है, बढ़ती नहीं है, क्रिएटर नहीं होती, कम हो जाती है। अब कम होने का मतलब हो गया कि न्यूटन की ये वाली प्रिडिक्शन गलत हो गई, क्योंकि न्यूटन कहता था सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की रफ्तार ज्यादा हो जाती है।
तो न्यूटन की प्रेडिक्शन गलत हो गई। एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने न्यूटन की प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया और ये वाली प्रेडिक्शन इसकी सही हो गई कि सॉलिड और लिक्विड के अंदर लाइट की रफ्तार कम हो जाती है। तो फौकॉल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकला कि सॉलिड और लिक्विड में लाइट की रफ्तार डिक्रीज हो जाती है। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो न्यूटन की थ्योरी के अंदर समझ लो आप एक माइनस पॉइंट आ गया क्योंकि उसकी एक प्रेडिक्शन गलत हो गई, जबकि क्रिश्चियन ह्यूजन की एक प्लस पॉइंट आ गया क्योंकि उसकी एक प्रेडिक्शन सही हो गई। वो कहता था कि सॉलिड और लिक्विड में लाइट की रफ्तार कम हो जाती है और एक्सपेरिमेंट भी ये साबित कर रहा है। लेकिन साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट किया मोरले और मिचेल्सन ने, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया कि स्पेस के अंदर कोई मीडियम नहीं है, यानी कि कोई जो ईथर वाली बात उसने बोली थी ये गलत है, स्पेस में कोई मीडियम मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्रिश्चियन ह्यूजन की ये वाली बात गलत साबित हो गई ईथर की, तो वो प्लस पॉइंट भी हटा दो आप, -1। तो आगे आके कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो न्यूटन की थ्योरी में जो प्रिडिक्शन थी कि सॉलिड और लिक्विड की में लाइट की रफ्तार बढ़ जाती है, ये गलत हो गया। इसी तरीके से क्रिश्चियन ह्यूजन की थ्योरी के अंदर भी एक प्रिडिक्शन गलत हो गया ईथर वाला। लोग फिर सवाल करने लग गए कि भाई सूरज से रोशनी अर्थ तक कैसे आ रही है, ईथर तो है ही नहीं, फिर अब कैसे आ रही है बताओ। हाँ, एक प्रिडिक्शन वेव थ्योरी का सही हो गया कि हाँ जी सॉलिड और लिक्विड में लाइट की रफ्तार कम हो जाती है। तो इसका मतलब है ये दोनों थ्योरीज जो है इनके अंदर कुछ कुछ बातें सही हैं, कुछ कुछ बातें गलत हैं, यानी कि दोनों को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट भी नहीं किया जा रहा, मुकम्मल तौर पर अपनाया भी नहीं जा रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आके एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर करी। मैंने आपको बताया ना, इससे पहले पहले तक सिर्फ एक ही वेव थी, मैकेनिकल वेव। ये वो शख्स है जी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज वेव जो है वो करी, डिस्कवर करी। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, क्योंकि फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत अहमियत रखती है, बहुत अहमियत रखती है। तो उन अहमियत वाली वेव को इसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल है जी, इसने कुछ ऐसी वेव्स को डिस्कवर किया, कुछ ऐसी वेव्स को डिस्कवर किया। वो वेव जो है हम 17वें चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे हम डिटेल में कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनी हुई होती हैं। ठीक है, अभी तक तो हम सिर्फ इतना जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि ये बगैर मीडियम के भी ट्रैवल कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मीडियम के बगैर भी ये ट्रैवल कर जाती है। लेकिन इनका स्ट्रक्चर, ये बनावट क्या है जी इनकी, ये मैं आपको चैप्टर 17 में बताऊंगा, उसमें आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या चलिए इसी चैप्टर में भी आएगा तो इसमें भी बता दूंगा आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। अच्छा, बहरहाल इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर्ड की। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसने डिस्कवर्ड करी। फिर जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कैलकुलेट करी, जब उनकी रफ्तार कैलकुलेट करी तो वो निकली 3 × 10⁸। अब वो चौंक किया, क्यों? क्योंकि ये रफ्तार लाइट की भी है। जैसे इसने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रफ्तार 3 × 10⁸ है, विच इज ऑल्सो द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसने कहा जी कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है कि लाइट एक वेव है, लेकिन कौन सी वाली वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ऐसी वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए, यानी लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब यहाँ वेव थ्योरी में दोबारा जान पड़ गई। कहा है वेव थ्योरी, या वर्ड मिट गए हैं? चले वर्ड मिट गया। तो वेव थ्योरी में जान पड़ गई, क्योंकि वेव थ्योरी में ये वाली बात गलत हुई थी ना, ईथर वाली। अब ईथर की जरूरत ही नहीं है। मैक्सवेल ने क्या बताया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी बगैर मीडियम के ट्रैवल कर सकती है, तो इसलिए मीडियम की बात ही खत्म। अब लोगों ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, आज सूरज से लाइट कैसे आ रही है, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, लिहाजा ईथर हो ना हो सूरज से रोशनी आराम से लाइट अर्थ तक आ जाती है। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ईथर वाली बात गलत हुई थी तो वो आगे जाके मैक्सवेल ने सही कर दी। तो ये तीसरी थ्योरी थी मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल की थ्योरी के मुताबिक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम देख रहे हैं कि वेव थ्योरी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। भाई न्यूटन की थ्योरी गलत हो रही है, क्योंकि अगर आप न्यूटन की थ्योरी मानते हो, पार्टिकल्स मानते हो, तो फिर सॉलिड और लिक्विड के अंदर आपकी लाइट की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो कम होती है। हाँ, अगर आप वेव थ्योरी को मानते हो तो वेव थ्योरी से आपको ईथर वाली बात भी एक्सप्लेन हो गई कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बगैर मीडियम के ट्रैवल कर सकती है। ये वाली प्रेडिक्शन भी सही हो गई कि सॉलिड और लिक्विड जो है उसके अंदर लाइट की रफ्तार कम हो जाती है। अब भी एक जगह मामला टकरा है, ये क्रिश्चियन ह्यूजन की थ्योरी से
ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो रही है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये अब भी अटक रहा है। तो बहरहाल क्रिश्चियन ह्यूजन की थ्योरी अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है जी। सॉलिड और लिक्विड में इसकी रफ्तार कम हो जाती है, ये भी एक्सपेरिमेंटली साबित हो गया। और ईथर वाली बात गलत हो गई थी, तो अब पता चला जी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लिहाजा लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, ईजिली सूरज से अर्थ तक आपकी लाइट आ जाती है। हाँ, बस अब ये बात रह गई कि लाइट में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होगा, क्योंकि ये तो पार्टिकल्स का है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 थ्योरीज हो गई जी, न्यूटन्स की थ्योरी, वेव थ्योरी और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके बाद चौथी थ्योरी आती है जिसने इस मामले को ख़त्म ही कर दिया, और वो थ्योरी है जी मैक्स प्लांक की थ्योरी। मैक्स प्लांक थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बहुत सारे नाम है जी, इसको ये भी कहते हैं, इसके अलावा हम इसको ड्यूल नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं, ड्यूल नेचर थ्योरी भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम फोटोन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी नाम है इसके, फोटॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। तो अब आते हैं जी हमारे पास चौथी लाइट की थ्योरी, जिसका नाम है मैक्स प्लांक्स थ्योरी ऑफ लाइट, या क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं इसको। कुछ लोग जो है इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो काफ़ी नाम यूँ है क्योंकि यही थ्योरी है जो हिट है जी मार्केट में, और यही चल रही है। तो अब इसके बाद जब मामला यहाँ तक था कि हाँ यार न्यूटन वाली बात सही है, कि वेव वाली बात सही है, वेव वाली बात बहरहाल बहुत स्ट्रांग हो रही है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन नहीं हो रहा, तो फिर अब क्या करें। तो फिर एक मैक्स प्लांक नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक नई थ्योरी पेश की, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। और इस थ्योरी के मुताबिक इस थ्योरी का जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि फोटॉन्स आर massless discrete particles। ठीक है जी, ये है इसके दो मेजर पॉइंट कि लाइट फोटॉन से बनी हुई है। पहला पॉइंट क्या है, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, लाइट फोटॉन्स से बनी हुई है। और फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स आर, यहाँ पे एक और वर्ड लिख देगा, एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स, मासलेस और डिस्क्रीट। तीन खूबियां बताई जा रही है। पहली बात तो इसने क्या बताई कि लाइट फोटॉन से बनी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है भाई फोटॉन क्या है, तो इसने फोटॉन के बारे में क्या बताया कि फोटॉन्स आर मासलेस, यानी कोई मास नहीं होता, एनर्जी पैकेट्स, इनमें एनर्जी है बस, और डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट का मतलब होता है जो कंटिन्यूअस नहीं होती, टूट टूट के जा रही होती है। अब ये क्या है जी, इसने कहा जी कि आपकी अगर एक ऑब्जेक्ट में से लाइट जब निकलती है ना, तो वो किस सूरत में निकलती है जी, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इन पैकेट्स का नाम उसने रखा फोटॉन्स। ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स हैं, ये हैं फोटॉन्स। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, लाइट इन छोटे छोटे पैकेट्स से बनी हुई होती है, इन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स की तीन खूबियां हैं, एक, ये मासलेस है, यानी इनका कोई मास नहीं है, कोई वजन नहीं है। दूसरा, जाहिर बात है मासलेस है तो फिर इनके अंदर क्या होंगी, सिर्फ एनर्जी, तो इनके अंदर मास नहीं है, इनके अंदर सिर्फ एनर्जी है, तो एनर्जी पैकेट्स हैं, ये एनर्जी इनके अंदर स्टोर हुई हुई है। तो ये जो फोटॉन्स है ना, इनका कोई वजन नहीं है, दे आर मासलेस, कोई वजन नहीं है इनके अंदर, बस सिर्फ एनर्जी स्टोर हुई है। और तीसरी खूबी इसकी बताई गई क्या है, ये डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है कंटिन्यूअस नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा गैप है, देख लेंगे क्या ये बड़ा फोटोन है, ये नहीं, एक फोटोन फिर थोड़ा सा गैप आ रहा है, फिर फोटोन फिर गैप, फिर फोटोन फिर गैप, फिर फोटोन फिर गैप, तो ये डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस तो ये होता है जी ऐसा निकल रहा होता है, तो हम कहते हैं हाँ जी ये कंटिन्यूअस फोटोन है जी, कोई गैप नहीं है। तो फोटॉन्स, लाइट जो है वो मैक्स प्लांक कहता था कि लाइट जो है वो फोटॉन से बनी हुई होती है, और फोटॉन्स जो है एक नई चीज़ है जी, एक नई निराली चीज़ है। ये ऐसी चीज़ होती है, ये ऐसे पैकेट्स होते हैं जी, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इनमें सिर्फ एनर्जी स्टोर हुई होती है, इनका कोई मास नहीं होता, कोई मास नहीं होता कि टॉफ़ी का, जैसे टॉफ़ी का पैकेट होता है ना, लेकिन टॉफ़ी के अंदर पैकेट, टॉफ़ी के पैकेट के अंदर तो टॉफ़ी होती है, ये ऐसे पैकेट्स हैं, इनमें सिर्फ एनर्जी है, इनका कोई अपना वजन नहीं है, कोई मास नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, मासलेस और एनर्जी पैकेट्स। और दूसरी बात, ये डिस्क्रीट होते हैं। अच्छा, अब आते हैं मजीद आगे झांकते हैं, इसमें ऐसा क्या है जी थ्योरी के अंदर जिसकी वजह से ये इतनी सुपर हिट हो गई जी। देखिए पार्टिकल्स जो होता है, पहले तो हम वेव की बात करते हैं। वेव जो होती है हम जानते हैं, हमने ऊपर देखा कि वेव मासलेस होता है,
वेव का कोई वजन नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है ना। वेव के बारे में आपको क्या बताया हुआ शुरू में कि इनका कोई मास नहीं होता, इनके अंदर बस सिर्फ एनर्जी स्टोर हुई होती है और वेव उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं। अब फोटोन की खूबी देखो आप, मासलेस है, एनर्जी पैकेट से। इन दो खूबियों की वजह से फोटोन क्या हो गया, वेव बन गया, क्योंकि इसके अंदर वेव वाली खूबी आ गई ना भाई। वेव की खूबी क्या है, मासलेस। फोटोन की खूबी क्या है, मासलेस। वेव में फिर क्या मौजूद होता है, एनर्जी मौजूद होती है। फोटोन में क्या मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। तो इन दो खूबियों की वजह से आपका ये जो फोटोन है ये वेव वाला बिहेवियर शो करेगा। फोटोन जो है वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, फोटोन हैज वेव नेचर, वेव नेचर हो जाएगा इसका, ठीक। तो हमारे पास ये जो लाइट के फोटॉन्स है ना, इनका कोई वजन नहीं होता, इनमें सिर्फ एनर्जी होती है। यही मामला वेव के साथ होता है, वेव का भी कोई वजन नहीं होता, इनमें सिर्फ एनर्जी होती है। लिहाजा फोटॉन्स के अंदर वेव वाली खूबियां आ गई, ठीक है जी, वेव वाली खूबियां आ गई हैं। और अब फोटॉन जो है आपके वेव की तरह हो गए। लेकिन लेकिन हमारी जो वेव होती है वो ऐसे कंटिन्यूअस होती है, ऐसे बनाई है ना हमने, जितनी भी वेव्स बनाई है कंटिन्यूअस होती है, डिस्क्रीट नहीं होती, कंटिन्यूअस होती है। जबकि पार्टिकल्स को अगर आप देखो, पार्टिकल्स को आप देखो, पार्टिकल्स कंटिन्यूअस नहीं होते, डिस्क्रीट होते हैं। अगर आप फायरिंग करो, बहुत सारी गोलियां निकालो, तो ऐसे गोलियां निकलती है, तड़ 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 तड़, गैप होता है। आप बहुत सारी बॉल्स को फेंक दो, गैप होगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद है, एक लाइन में इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे, नहीं जी, एक दो तीन, गैप होगा उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो ये जो डिस्क्रीट है ना, ये पार्टिकल की खूबी होती है। वेव तो कंटिन्यूअस होती है, कभी ऐसे देखा है एक वेव ऐसे हो, डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, ऐसे नहीं होती वेव। पार्टिकल होता है डिस्क्रीट, वेव डिस्क्रीट नहीं होती है, वेव कंटिन्यूअस होती है। तो अब ये जो फोटोन की तीसरी खूबी है ना जी, डिस्क्रीट, ये इसको पार्टिकल बना देती है। लिहाजा फोटोन के अंदर वेव एंड पार्टिकल दोनों टाइप की खूबी आ गई, दोनों टाइप का नेचर होता है। ये इसका सुपर हिट पॉइंट है। तो मैक्स प्लांक क्या कहता था, बड़ा इंटेलिजेंट इंसान था ये कहता था कि लाइट जो है ना वो फोटोन से बनी हुई है, और फोटॉन्स के अंदर इसने दोनों खूबियां बता दी। फोटॉन्स के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से फोटोन जो है वो वेव वाला बिहेवियर शो करता है। इसी तरीके से फोटोन में कुछ ऐसी खूबी है जिसकी वजह से वो पार्टिकल वाला नेचर शो करता है। फोटोन जो है उसमें दोनों खूबी है, जैसे वेव की तरह फोटॉन्स जो है वो मासलेस होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, और पार्टिकल्स की तरह ये डिस्क्रीट होते हैं। लिहाजा इन फोटॉन्स के अंदर ना, ये जो फोटॉन्स हैं इनके अंदर दोनों तरह की खूबी होती है, वेव वाली भी, पार्टिकल वाली भी। अब अगर ये कहीं पर इनको वेव बनना होता है तो ये अपना वेव वाला नेचर शो करती है, वेव वाली प्रॉपर्टीज शो कर देती है। जहाँ इनको पार्टिकल बनना होता है वहाँ पार्टिकल वाला बिहेवियर शो करती है। जैसे कि इंटरफेरेंस, अगर लाइट अगर आपकी एक फोटोन जा रहा है, दूसरा फोटोन जा रहा है, तो वहाँ ये फोटोन जो है ना वो वेव नेचर शो करेंगी, और ये दोनों फोटोन मिलकर एक बड़ा फोटोन या एक छोटा फोटोन शो बना देंगी, यानी इंटरफेरेंस हो जाएगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये फोटोन अपना पार्टिकल नेचर शो करेंगी। पार्टिकल्स का नेचर भी तो है ना, तो फोटॉन्स जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अपना पार्टिकल वाला नेचर शो करते हैं और पार्टिकल्स बन जाते हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि जैसे मैं जो हूँ, मुझे इंग्लिश जबान भी आती है और उर्दू जबान भी आती है, मैं अंग्रेज भी हो गया और उर्दू भी हो गया, पाकिस्तानी सॉरी, है ना। मुझे इंग्लिश जबान भी आती है, मुझे उर्दू जबान भी आती है। अब मैं ड्यूल नेचर हूँ, मेरे अंदर दोहरा नेचर है, ड्यूल नेचर हूँ, मैं अंग्रेज भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ। अब अगर सामने मेरे एक अंग्रेज खड़ा हुआ होगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं अंग्रेज बन जाऊंगा, और मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा, वो मुझे इंग्लिश वाला समझेगा। सामने मेरे पाकिस्तानी खड़ा हुआ होगा तो मैं अपना दूसरा नेचर ले आऊंगा, और मैं पाकिस्तानी में उर्दू बोलना शुरू करूंगा, मैं पाकिस्तानी बन जाऊंगा। तो मेरे अंदर दोनों खूबियां हैं। अब सामने वाले पे डिपेंड है, अगर सामने वाला इंग्लिश है तो मैं अपनी इंग्लिश वाली खूबी ले आऊंगा, सामने वाला उर्दू है तो मैं अपनी उर्दू वाली खूबी ले आऊंगा। यही मामला इन फोटॉन्स के साथ भी है। इन फोटॉन्स में दोनों खूबियां हैं, वेव वाली भी है और पार्टिकल वाली भी है। मासलेस और एनर्जी की वजह से इनके अंदर वेव वाली खूबियां पैदा हो गई, डिस्क्रीट की वजह से इनके अंदर पार्टिकल्स वाली खूबियां पैदा हो गई। अब अगर ये देखते हैं इनको इंटरफेरेंस शो करना है तो ये वेव बन जाते हैं, डिफ्रैक्शन शो करना है तो ये वेव बन जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक शो करना है तो ये पार्टिकल्स बन जाते हैं। ये थ्योरी है मैक्स प्लांक की, इसीलिए इसको हमने क्या कहा देखें, इसके नाम देखें, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर क्यों का है, लाइट का दोहरा नेचर साबित हो रहा है इस थ्योरी में। फोटोन थ्योरी, क्योंकि इसके अंदर फोटोन को इंट्रोड्यूस किया गया है।
क्वांटम हम कहते हैं जी बहुत ही छोटे लेवल्स पर अगर हम स्टडी करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये फोटॉन्स जो है ये आप उसी लेवल पे चले गए, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, इसलिए आप इनको क्वांटम थ्योरी कहते हैं। ये है मैक्स प्लैंक की थ्योरी कि लाइट जो है ना पार्टिकल है ना वेव है, दोनों है। ठीक है, झगड़ा ही खत्म कर दिया उसने। न्यूटन तो कहता था नहीं सिर्फ पार्टिकल्स है, वेव नहीं है। क्रिश्चियन ह्यूगेन कहता था नहीं सिर्फ वेव है, पार्टिकल्स नहीं है। इसने दोनों को मिला दिया। इसने कहा भाई लाइट फोटॉन से बने हुए और फोटॉन्स दोनों होते हैं, उनमें वेव नेचर भी है और उनमें पार्टिकल वाली खूबियां भी है। और वहां जाके झगड़ा ही खत्म हो गया भाई। अब तो आप फोटो इलेक्ट्रिक को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटरफेरेंस को भी, डिफ्रैक्शन को भी, सारे फिनोमेना ऑब्जर्व हो सकते हैं, सारी बातें कर। तो लाइट, अब आपके जो ऑब्जेक्शन थे कि लाइट सूरज से अर्थ तक कैसे आ रही है, इसका जवाब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, क्योंकि फोटॉन्स जो है उसमें पार्टिकल नेचर शो करते हैं। इंटरफेरेंस कैसे होता है, क्योंकि फोटॉन्स जो है उस फिनोमिना में वेव नेचर शो करते हैं। डिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि फोटॉन्स जो इस फिनोमिना में वेव नेचर शो करते हैं। हो गया ना एक्सप्लेन। ये थ्योरी काफी हिट हुई थी, इसको तो सबसे ज्यादा इस थ्योरी को फिर सपोर्ट किसने किया, आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा मैथमेटिकली इस थ्योरी की मदद से पूरा एक्सप्लेन किया। तो आप अभी नहीं पढ़ोगे, सेकंड ईयर में पढ़ोगे, और भी 2-4 इफेक्ट होते, कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह वगैरह। तो आगे जाके बहुत सारे साइंटिस्ट ने, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस फोटोन थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन करके पूरा खोल खाल के रख दिया आज ही के किस तरीके से फोटोन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। यंग डबल स्लिट ने जब वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया, तो आगे जाके फिर उसी डिस्कवर किया, तो आगे जाके डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको जो है फोटोन्स पर एक्सप्लेन कर दिया, हो गया एक्सप्लेन। तो ये थ्योरी आज की तारीख में हम लाइट के नेचर को मानते हैं। तो हम क्या कहते हैं लाइट का नेचर, यहाँ झगड़ा खत्म हो जाता है। हम कहते हैं लाइट का नेचर क्या है, ये फाइनल वर्डिंग। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, हम कहते हैं लाइट इज ड्यूल नेचर। लाइट का ड्यूल नेचर है। एक्चुअल में लाइट इज मेड अप ऑफ, लाइट पूरी एक्चुअल वेव नहीं है, जैसे हमारी साउंड होती है ना एक एक्चुअल वेव है, ऐसे लाइट नहीं है पूरी वेव। लाइट असल में फोटोन से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे से पैकेट्स होते हैं, और ये कंटिन्यूस नहीं होते, डिस्क्रीट होते हैं, इनका कोई मास नहीं होता, इनमें एनर्जी होती है। इन छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी हुई होती है लाइट, और इन फोटोन्स के अंदर दोनों तरह की खूबियां होती हैं, वेव भी और पार्टिकल्स भी। लिहाजा लाइट जो है वो एक ही वक्त में दो नेचर शो कर रही होती है, लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल्स भी है। यहाँ नेचर ऑफ लाइट जो है वो खत्म होता है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये हिस्सा। अब हम इस हिस्से को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ये भारी हो जाएगा। तो हमने यहाँ ये हिस्सा कंप्लीट कर लिया जी, नेचर ऑफ लाइट। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं हेडिंग डाल के आपको जवाब देता हूँ, पूछे जी। ये इंशाल्लाह हम, क्योंकि ये छोटा सा हिस्सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।